नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। भारत के भूगोल के अंतर्गत अभी तक टॉपिक हम देख रहे थे जो कि हो चुके हैं समाप्त। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं विश्व का भूगोल, जिसमें हमारे दो टॉपिक आज कवर होंगे, ब्रह्मांड और सौरमंडल, टॉपिक नंबर 1, और टॉपिक नंबर 2 है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम के लिए है क्वेश्चन, साथ ही टीआरई 4 के लिए भी है। पिछला वाला वीडियो नहीं देखा हो, साइड में वीडियो आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह इनमें से कौन सा है? बृहस्पति, बुध, शुक्र या फिर मंगल? तो आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुध ग्रह सही हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। बुध ग्रह की बात करते हैं तो सूर्य के सबसे नजदीक भी है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है। शनि ग्रह की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल ग्रह की बात करें तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह को जुड़वा बहन भी कहते हैं पृथ्वी की। और पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। सौर मंडल में अगर ग्रहों के क्रम की बात करते हैं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण, इस तरीके से जो है आपका चलता है। और अरुण वरुण को यूरेनस नेपच्यून कहते हैं इंग्लिश में। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लगाता है? 84 वर्ष, 36 या 18 या 48 वर्ष? आंसर 84 वर्ष यहाँ पर सही हो जाएगा। अरुण आकार में या यूरेनस आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज की बात करें तो विलियम हर्शल ने की थी 1781 में। ये सूर्य की एक परिक्रमा 84 वर्ष में पूरा करता है। टोटल 27 उपग्रह हैं। यूरेनस को अधिक जो अक्षीय झुकाव है उसके कारण लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल, बृहस्पति या शुक्र या फिर शनि? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं। आंसर यहाँ पर आपका शुक्र ग्रह जो है वो सही हो जाएगा। शुक्र ग्रह को संध्या का तारा, इवनिंग स्टार और भोर का तारा जो है वो कहा जाता है। शुक्र ग्रह का कोई स्वयं का उपग्रह नहीं है। ये पृथ्वी का सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। इस ग्रह का आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान के लगभग बराबर है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी इसे कहा जाता है। ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। तो तीनों कंडीशन में शुक्र ग्रह आपको याद होना चाहिए। अगला है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 या फिर 84 वर्ष? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29.5 वर्ष। शनि बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। वर्तमान में अगर बात करें तो सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति ग्रह के। शनि ग्रह के 82 उपग्रह हैं, जो कि दूसरा सर्वाधिक है। उपग्रह वाला ग्रह में आपका आएगा। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा मामला गलत दिया हुआ है, मतलब अपडेट नहीं किया, कि गलत नहीं कह सकते। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक उपग्रह की अगर बात होगी तो फिर वो आपका शनि ग्रह होगा, क्योंकि शनि ग्रह में बाद में उपग्रहों की खोज फिर से की गई थी। तो यहाँ पर जो उपग्रहों की खोज की गई थी वो 62 और इसमें जो है वो जुड़ गए थे। तो 62 जुड़ने के बाद अगर टोटल उपग्रह देखेंगे तो इसी में 62 नहीं, लगभग आपके 146 उपग्रह वर्तमान में देखने को मिलते हैं। यहीं अगर बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं तो बृहस्पति ग्रह में आपके 92 उपग्रह की जगह 95 आपको देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा अपडेट यहाँ पर कर लीजिएगा। तो अगर सर्वाधिक उपग्रहों की बात करेंगे तो शनि ग्रह के साथ ही आप जाइएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो टोटल 88 तारामंडल। और ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अकॉर्डिंग है 88 तारामंडल। इसमें सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है और इस तारामंडल में टोटल 94 तारे हैं। बाकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 88 हैं। वैसे कई बार सर्च करते हैं तो 89 आपको देखने को मिल जाते हैं, पर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 88 है। और कई जगह किताबों में भी 88 देखने को ही मिलते हैं। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड इनमें से कौन सा है? पृथ्वी, बृहस्पति, शनि या सूर्य? आंसर हो जाएगा आपका सूर्य। तो सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। सूर्य सौरमंडल का जनक, केंद्र तथा ऊर्जा का स्रोत है। इसका व्यास अगर बात करें तो 13.84 लाख किलोमीटर है। इसका केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। इसके द्रव्यमान का 70% भाग अकेले हाइड्रोजन है, 28% हीलियम, 2% अन्य भारी तत्व हैं। और सूर्य की वर्तमान आयु की अगर बात करें तो 4.5 अरब वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता देखने को मिलती है? तो सियाल, सीमा, निफे, ये 3 परत होती है। निफे आपकी सबसे आंतरिक परत होती है। तो इसमें होता क्या है? एनआई यहाँ पर देख रहे हैं, एफई लोहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो निकल और फेरस यहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, यही सही हो जाएगा।
तो पृथ्वी की आंतरिक परत निफे में निकल और फेरस जैसे तत्वों की प्रचुरता है। आंतरिक भाग को 3 अलग-अलग परतों में विभाजित किया गया है, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, जबकि क्रोड पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है, जबकि बाहरी क्रोड तरल अवस्था में। निकल और फेरस की अधिकता के कारण इसे निफे परत भी कहा जाता है। अगला है सेरेस क्या है, जिसका नासा द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में उल्लेख किया गया है। छोटा तारा, बौना तारा, ग्रह, ब्लैक होल, धूमकेतु, कौन सा सही होगा? सेरेस एक्चुअल में एक बौना ग्रह जो है वो होता है और मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में बीच में ये मौजूद होते हैं। व्यास लगभग 950 किलोमीटर का है। नासा द्वारा एक अध्ययन में इस पर पानी होने की संभावना भी देखी गई है। सेरेस अंतरिक्ष यान द्वारा देखा गया पहला बौना ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगला इनमें से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र या फिर शनि? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर शनि ग्रह सही हो जाएगा। शनि ग्रह का औसत घनत्व कितना है? 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जो कि सभी ग्रहों में सबसे कम है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके वायुमंडल में नाइट्रोजन हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया पाए जाते हैं। शनि जो है वो सूर्य की एक परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरा करता है। ऊपर आया था क्वेश्चन। शनि के उपग्रह 82 हैं, जो कि हमने आपको अपडेट करके बता दिए हैं, तो इसको मत याद रखिएगा। और वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति है, ये भी हमने आपको बता दिया, तो इसको भी याद मत रखिएगा। अगला है ब्लू मून का तात्पर्य इनमें से क्या है? नीले रंग का चांद, पूनम का चांद, अर्धचंद्र, 3 रंगों वाला चांद। आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूनम का चांद या पूर्णिमा सही होगा। जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो, दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहा जाता है और इसका नीला रंग जो होता है उससे कोई संबंध नहीं होता। ये संयोग औसतन हर 2.5 वर्ष में देखने को मिलता है। एक वस्तु का भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? 1.67, 100, 10 या 16.7? आंसर यहाँ पर डी 16.7 एन सही हो जाएगा। न्यूटन में वही वैल्यू है। तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की मात्रा की 1/6 भाग होता है। अतः जिस वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, तो चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार 16.7 न्यूटन होगा। तो इसी का 1/6 निकाल लेंगे ना, उससे ये निकल करके आ जाएगा। बाकी भार और द्रव्यमान में अंतर हम कई बार आपको बता चुके हैं। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह इनमें से कौन सा है? पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून, शुक्र, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह सही हो जाएगा। अभी बताया भी था कि सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। शुक्र एक स्थलीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत है। समान द्रव्यमान और आकार के कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह सूर्य से प्राप्त प्रकाश का 70 से 75% भाग परावर्तित कर देता है, जो कि सौरमंडल के बाकी ग्रहों में सर्वाधिक है। इसी वजह से शुक्र ग्रह सर्वाधिक चमकदार ग्रह है। सूर्य का एक चक्कर 225 दिनों में ये कंप्लीट करता है और अपने अक्ष पर एक चक्कर 243 दिनों में पूरा करता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला है सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति, पृथ्वी या मंगल? आंसर हो जाएगा आपका बुध ग्रह। तो बुध सूर्य का निकटतम ग्रह है और सूर्य से इसकी कुल दूरी कितनी है? 5.8 करोड़ किलोमीटर और ये सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। इसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। ये 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है और अपने अक्ष पर अगर बात करते हैं तो 59 दिनों में एक चक्कर पूरा जो है वो लगाता है। यहाँ पर परंपरागत ग्रह क्रम भी दिया गया, आपको याद होगा, तो इससे एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पर जो क्रम दिया गया है उसको भी थोड़ा सा याद रखिए। सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में, तो सूर्य आपका एक तारा है, तो इससे दूरी बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर आपका वरुण। इसी ग्रह में सूर्य से दूरी बढ़ते हुए क्रम में अगर बात करेंगे तो बुध ग्रह सबसे पहले, उसकी बात करेंगे तो दूरी टोटल 5.8 करोड़ किलोमीटर में। सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में कंप्लीट करता है, क्योंकि सबसे कम दिन है। अक्षीय परिभ्रमण 59 दिन है। उपग्रह कोई भी नहीं है। ये चीज ध्यान रखिएगा, बुध का कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। बाकी दूरी सबकी याद करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उतनी याद नहीं कर पाएंगे। पृथ्वी का आप चाहें तो याद रख सकते हैं, 14.96। जैसे अक्षीय परिभ्रमण जो था उसको भी ज्यादा नहीं पूछा था, पर सूर्य की परिक्रमा वाला पूछ गया था। शुक्र ग्रह का 255 दिन है, अक्षीय का 243 है। उसके बाद पृथ्वी का सब कुछ पता ही आपको, 365 से 1/4 दिन, यही 1/4 बाद में लीप ईयर बना देता है, तो फरवरी 29 दिन की हो जाती है।
और ये जो अक्षीय परिभ्रमण है 23 घंटे 56 मिनट का होता है। जो 4 मिनट का अंतर होता है ना, यही आपका एक दिन कंप्लीट जो है कर देता है। वही आपको लीप ईयर में बढ़ा हुआ दिन देखने को मिलता है। मंगल ग्रह 22.79 डिस्टेंस है। उसके बाद ये आपका दूरी है परिक्रमा की 687 दिन और 24 घंटे 37 मिनट आपका अक्षीय परिभ्रमण। और यहाँ पर आपके उपग्रह दिए ही हैं 1 2 करके। बृहस्पति के ये मैंने अपडेट कर दिए हैं, तो इनको मत याद रखिएगा। यहाँ से काट देते हैं ताकि गलती आप ना करें। बाकी अरुण का भी इसी प्रकार है, वरुण का भी इसी प्रकार है, तो 27 14। और देखिए एक चीज, चाहे तो आप याद रख सकते हैं डिस्टेंस और सभी के, पर ज्यादातर ऊपर वाले जो ग्रह हैं उन्हीं से ही क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। ये अरुण दिया गया, उसके बाद वरुण भी दिया गया। अगला, सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातः काल कम गर्म होती हैं, ऐसा क्यों है? दोपहर की तुलना में प्रातः काल किरणें ज्यादा लंबा सफर तय करती हैं। सूर्य प्रातः काल कम गर्म होता है। प्रातः काल पृथ्वी कम उष्मा को शोषित करती है, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर ए वाला सही होगा कि दोपहर की तुलना में प्रातः काल किरणें ज्यादा लंबा सफर तय करती हैं। इसी कारण से सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातः काल कम गर्म होती हैं, जिसके कारण सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातःकाल कम गर्म होती है। लंबा सफर और ज्यादा मोटी वायुमंडलीय परत को पार करने पर सूर्य के प्रकाश की जो किरण है उसका तापमान वायुमंडलीय गैस धूल कण आदि द्वारा अवशोषित हो जाता है। यही कारण है कि दोनों ध्रुवों पर तापमान हमेशा 0 डिग्री से नीचे होता है। अगला है कि सौरमंडल की खोज की थी कॉपरनिकस ने, केपलर ने, आर्यभट्ट ने, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो कॉपरनिकस यहाँ पर सही होगा। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने की थी। निकोलस कॉपरनिकस ने अपनी जो पुस्तक पुस्तक है लिटिल कॉमेंट्री, इसमें बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, इसे सूर्य केंद्रित सिद्धांत भी कहा जाता है। आर्यभट्ट ने सौरमंडल, पृथ्वी की घूर्णन और परिभ्रमण गति आदि के बारे में भी बताया था, जो आज के वैज्ञानिक आंकड़ों के समान ही है। इनकी एक पुस्तक है, इसको आप याद रख सकते हैं, लिटिल कॉमेंट्री। अगला है, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? 100 से 400 एनएम, 400 से 780 एनएम, 740 से 1000, 10,000 लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, या इनमें से कोई नहीं। आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, 400 से 700 एनएम। तो सौर विकिरण की अगर बात करें 400 से 700 एनएम परास में दिखता है। 400 से 700 परास की सौर विकिरण दृश्य प्रकाश कहलाती है, जबकि इस परास से कम तरंगदैर्घ्य वाली जो तरंगे होती हैं अल्ट्रावायलेट और इससे अधिक परास की तरंगे जो होती है वो इंफ्रारेड श्रेणी की सौर विकिरण होती हैं। सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च तापमान देखने को मिलता है और सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। प्लाज्मा द्रव की ठोस, द्रव और गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था के रूप में जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह या निहारिका? आंसर यहाँ पर निहारिका सही होगा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो विभिन्न ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्काएं हैं और अन्य आकाशीय पिंड है, इनके समूहों को कहते हैं सौर मंडल। और सौर मंडल में समस्त ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो सूर्य होता है। निहारिका की अगर बात करें तो ब्रह्मांड में स्थित अंतर तारकीय बादल हैं, जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और आयनीकृत प्लाज्मा पाए जाते हैं। ब्रह्मांड के असंख्य निहारिकाओं में से आकाशगंगा वह निहारिका है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। क्षुद्र ग्रह, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच लाखों की संख्या में सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ये आकार में ग्रह से छोटे होते हैं। धूमकेतु भी पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने छोटे छोटे खंड हैं जो कि ग्रहों के ही समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। अगला है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो या सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। आंसर की बात करेंगे तो आंसर यहाँ पर पहला हो जाएगा, यानी चंद्रमा बीच में हो। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है। इसी स्थिति को कहते हैं सूर्य ग्रहण। अमावस्या को यह घटना घटित होती है। सूर्य का जो बाहरी हिस्सा होता है जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है वो कहलाता है कोरोना। और हालांकि चंद्रमा की अगर बात करें तो उसके कक्ष तलों में 5 डिग्री झुकाव के कारण यह प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है। जब सूर्य का आंशिक भाग छिपा होता है तो आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य छिपा होता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं।
सौर ऊर्जा इनमें से किससे प्राप्त होती है? चंद्रमा, समुद्र, सूर्य या हवा? ये तो पता ही आप सभी को, सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत काफी बार पूछा जाता है, तो नाभिकीय संलयन। और भारत जो है उष्णकटिबंधीय मेखला में स्थित है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है? 4.2 सेकंड या 4.8 या फिर 8.5 या फिर 3.6 घंटे? कौन सा सही होगा? इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी और जुड़ जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रकार के प्रश्न आपको करा सकें। पीडीएफ के लिए लाइक का टारगेट 400 लाइक का है, तो जैसे ही कंप्लीट होंगे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हम आपको भेज देंगे, तो जल्दी से सभी लोग लाइक करके कंप्लीट कर दीजिएगा। बाकी से पहले जो भेज चुके हैं वो आप डाउनलोड करते रहिएगा। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका 8.5 मिनट हो जाएगा, या इसको अगर हम कहें तो 8 मिनट 3 सेकेंड या 499 सेकेंड जो है टोटल लगता है। ये है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में। और चंद्रमा के अगर प्रकाश को बात करें पृथ्वी तक आने में तो 1.3 सेकेंड लगता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर है। और वही चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? तो 3,84,400 किलोमीटर है। यहाँ पर वैसे देखेंगे तो 8.5 मिनट दे दिया है। यही वैल्यू आपको कई जगह देखने को मिलती है 8 मिनट और 20 सेकेंड ऐसे करके। तो ये ऐसे करके भी ऑप्शन में आ जाए तो आपको समझ जाना है बात इसी की हो रही है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर 8 मिनट 3 सेकंड लिख दिया है, जबकि 8 मिनट 20 सेकंड 19 सेकंड ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये जो लिखे हुए हैं ना 3 सेकंड, इसको मत याद कीजिएगा, क्योंकि 3 तो सेकंड कहीं नहीं देखने को मिलता है। अगला है ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वो इनमें से कौन सा है? मंगल है, बुध है, नेपच्यून है, प्लूटो है। तो बताया था दो ग्रह ऐसे थे जिसमें बुध ग्रह और शुक्र ग्रह जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध सूर्य के सर्वाधिक निकट का ग्रह है। इस ग्रह के घूर्णन की गति सबसे कम 88 दिन है। और इस ग्रह पर क्रेटर की प्रधानता है। इसकी सतह चंद्रमा की सतह से काफी मिलती जुलती है। वायुमंडल के अभाव के कारण ग्रह का दैनिक तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। बुध ग्रह का न्यूनतम तापमान 170 डिग्री सेल्सियस माइनस में है, इसीलिए न्यूनतम शब्द का उपयोग किया गया है। और इससे भी नीचे तो अधिकतम तापमान 390 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहता है। तो अधिकतम भी बहुत ज्यादा है और न्यूनतम तो है ही। इसी को कहते हैं दैनिक तापांतर। मतलब ठंडियों में बहुत ठंडा और गर्मियों में बहुत गर्म, जैसे यहाँ पर आप देखते हैं वही चीज स्थिति यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह बुध, शुक्र, मंगल या पृथ्वी? आंसर यहाँ पर शुक्र ग्रह हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह है। औसत तापमान इसका 475 डिग्री सेल्सियस है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादलों से घिरे होने के कारण यह अत्यधिक गर्म हो जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, शाम का तारा, सुबह का तारा, सब अलग अलग इसके नाम है। इस ग्रह का घूर्णन प्रत्येक अत्यंत धीमा और पश्चिगामी है। इसकी कक्षा लगभग गोलाकार है। पृथ्वी की अपेक्षा छोटा ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने दिन, कितना समय? आंसर यहाँ पर 365.25 दिन सही होगा। पृथ्वी, सूर्य, बुध और शुक्र के बाद सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी बता चुके हैं 14.96 करोड़ किलोमीटर। द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम वायुमंडल के साथ। और पृथ्वी 365.25 दिन में सूर्य के चारों ओर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के कक्षीय वेग से चक्कर लगाती है। 0.25 का मतलब क्या है? यहाँ पर जो 0.25 है ना, इसका मतलब 6 घंटे, क्योंकि यही 4 बार जुड़ता है तभी आपका 4 साल में लीप ईयर ये बन जाता है। वही लिखा है 4 वर्ष पश्चात लीप वर्ष आता है जिसमें 366 दिन होते हैं और इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो कौन सा है? सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक या बृहस्पति? आंसर यहाँ पर आपका ए यानी कि सप्तऋषि सही हो जाएगा। सप्तऋषि तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं, जिससे ध्रुव तारे की पहचान करने में सहायता मिलती है। इसकी किरणें पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ध्रुव तारा के किरणों के पृथ्वी के धरातल पर आपतन कोण के आधार पर पृथ्वी के अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है। ये तारा पृथ्वी से 434 प्रकाश वर्ष दूर उसी उर्सा माइनर या लिटिल डिपर तारा समूह का सदस्य है। उत्तरी गोलार्ध के किसी स्थान से 24 घंटे इस तारा को आकाश में एक स्थान पर देखा भी जा सकता है। अगला है निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं किसके लिए? दूरबीन के आविष्कार के लिए,
या ये बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है ना कि पृथ्वी के, या फिर कैलकुलस की खोज के लिए, या फिर मानव शरीर को शल्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए? आंसर बी वाला हो जाएगा, ये बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है ना कि पृथ्वी के, निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा बताया गया था। बाकी कॉपरनिकस की किताब ऊपर हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लिटिल कॉमेंट्री, इसी में इन्होंने बताया था। बाकी और कोई नया पॉइंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चांद, बृहस्पति और सूर्य, प्लूटो और सूर्य। आंसर पृथ्वी और सूर्य यहाँ पर सही होगा। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो औसत दूरी है वो एक खगोलीय इकाई है जो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। खगोलीय इकाई पृथ्वी से सूर्य की दूरी पर आधारित है। अगला इनमें से कौन दिखता नहीं है? चंद्र, मंगल, शुक्र या राहु? तो डी यानी कि राहु यहाँ पर सही होगा। चंद्रमा, मंगल और शुक्र ये तीनों पृथ्वी से दिखाई पड़ते हैं, जबकि राहु को हम पृथ्वी से नहीं देख पाते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु को नवग्रह में एक स्थान दिया गया है। दिन में राहु काल नामक मुहूर्त 24 मिनट की अवधि होती है जो कि अशुभ मानी जाती है। अगला अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के अनुसार, 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार, मध्य मेरिडियन के अनुसार, रंभ रेखा के अनुसार। आंसर की बात करेंगे तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के अनुसार यहाँ पर सही होगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच में 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। रेखा का निर्धारण 1884 में वॉशिंगटन में संपन्न एक सम्मेलन में किया गया था। इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है। ग्लोब पर खींची गई उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। इनकी संख्या टोटल 360 है। इनमें से 0 डिग्री की देशांतर रेखा जो कि लंदन के पास ग्रीनविच से गुजरती है उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। और ये रेखा यूरोप के यूके, फ्रांस, स्पेन, अफ्रीका के अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना देशों से होकर के गुजरती है। बाकी ये जो 360 संख्या है देशांतर रेखाओं को लेकर के, इसमें 179 पश्चिमी देशांतर, 179 पूर्वी देशांतर और एक जीएमटी रेखा होती है और एक 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो इसमें से देशांतरों की कुल संख्या निकालेंगे तो कुल मिलाकर के आपका टोटल मिलाकर के 360 आपको देखने को मिलेगा। 179 दो बार 358 हो जाएगा और एक एक आपका जीएमटी और एक 0 डिग्री देशांतर, तो कुल मिलाकर के 360। इनमें से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? वरुण, पृथ्वी, बृहस्पति या शनि? आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पृथ्वी सही होगा। प्रश्नगत जो ग्रह है उसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है। और वैसे नहीं है ये, पृथ्वी जो है उसको छोड़ देंगे तो आप कहेंगे कि बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में लेता है। बस इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो वो वहां सही है और मेन आपको याद रखना है। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लौह या सिलिकॉन? क्या पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आपका हो जाएगा पहला ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपटल पर लगभग 100 से अधिक तत्व पाए जाते हैं किंतु उसमें 8 तत्व ही महत्वपूर्ण हैं। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन है 46.8% और इसके अतिरिक्त सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा ये सभी भी पाया जाता है। चाहे तो परसेंटेज याद रख सकते हैं, ऑक्सीजन की तो जरूरी याद रखिएगा। अब हमारा अगला चैप्टर देखते हैं जो कि है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, फिर इसके बाद टीचिंग वाले पोर्शन के देखेंगे। तो ग्लोब पर विषुव की स्थिति कब पाई जाती है? 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, 15 अक्टूबर, 23 अप्रैल, 22 जुलाई, 22 दिसंबर। आंसर हो जाएगा बी 21 मार्च और 23 सितंबर को ग्लोब पर विषुव की स्थिति देखी जाती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और ये तिथियां जिसमें दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि समान होती हैं इसी को कहते हैं विषुव। और इसी में ही आपको 21 जो तारीख है यानी मार्च की तारीख है 21 मार्च, इस वाले जो विषुव है उसको हम कहते हैं बसंत विषुव और 23 तारीख जो है उसको हम कहते हैं शिशिर विषुव। तो ये सारे पॉइंट ही इसमें याद रखने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? सिडनी, हांगकांग, टोक्यो, सिंगापुर? कौन सा सही होगा? आंसर की अगर बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका सिडनी। जिसमें अगर बात करें तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो स्थान सर्वाधिक पूर्व दिशा में होगा वहां पर सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों होगा। तो जो ऊपर शहर दिए गए उसमें सिडनी में सबसे पहले सूर्यास्त होगा क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति उसी के अकॉर्डिंग दी गई है। बाकी ये स्थिति याद रखने की आवश्यकता नहीं है। टोक्यो को भी दिया गया, हांगकांग को भी दिया गया है, सिंगापुर का भी दिया गया है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिडनी को याद रख सकते हैं। चंद्र ग्रहण होता है जब?
सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा, या सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक त्रिकोण बनाते हैं। आंसर सी हो जाएगा, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो आपका स्थिति जो बनती है वो बनती है चंद्र ग्रहण की। ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा इसी क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में हो। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा की रात्रि को ही घटित होता है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता क्योंकि चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री का झुकाव है। ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, ऐसा है। किस कारण से है? पृथ्वी की आकृति की वजह से है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर चंद्रमा का आकर्षण सर्वाधिक होता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर सूर्य का आकर्षण सर्वाधिक होता है, या खुले तालाब का जल भयंकर गर्मी के दिनों में भी शीतल रहता है। आंसर होगा पहला, यानी पृथ्वी की आकृति की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। अगर पृथ्वी की बात करते हैं तो चूंकि पृथ्वी अपने ध्रुवों पर थोड़ी चपटी हुई है, इसलिए ध्रुवों पर किसी वस्तु का जो भार होता है वो भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, और जिसका प्रमुख कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है उस बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। वस्तु पृथ्वी के तल से जितनी दूर होती है उतना ही पृथ्वी का आकर्षण बल कम हो जाता है। चूंकि भूमध्य रेखा पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की अपेक्षा दूर है, इसलिए भूमध्य रेखा के मुकाबले ध्रुव पर वस्तु का भार अधिक होता है। ये यहाँ पर रीजन हो गया। पृथ्वी के दैनिक घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा पर जी का मान ध्रुवों की अपेक्षा कम होने से भी भार कम होता है। जी का तात्पर्य गुरुत्वीकरण से है, तो लाइन है ये आपको पता होना चाहिए कि जो जी का मान है वो पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम परंतु विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी की उड़न गति बढ़ाने पर जी का मान कम होता है और गति घटाने पर यह बढ़ जाता है। और यदि पृथ्वी अपने वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। अगला है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 22 सितंबर। आंसर हो जाएगा आपका 22 दिसंबर। 22 दिसंबर की स्थिति में दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सम्मुख होता है और सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है। इस स्थिति को मकर संक्रांति कहा जाता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य तिरछा चमकता है, जिससे दिन छोटा और रात बड़ी होती है और गर्मी होने से जाड़े की ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 मार्च और 23 जो सितंबर है, इसको सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इन्हीं दिनों सूर्य उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, इसलिए इस दिन पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच प्रधान मध्याह्न रेखा पर समय 12 बजे दोपहर का है और तो 30 डिग्री दक्षिण पूर्वी देशांतर रेखा पर अवस्थित स्थान पर समय क्या होगा? 2, 10, 8, 3 इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर यहाँ पर 2 अपराह्न हो जाएगा। तो जीएमटी ग्रीनविच मध्याह्न के पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाते हैं और पूर्व जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ जाएंगे। जीएमटी पर समय अगर 12 बज रहा है तो 30 डिग्री ईस्ट देशांतर पर समय कितना होगा? 30 गुणे 4 120 मिनट, और 120 मिनट बराबर 2 घंटे, यानी कि ये जो 2 घंटे हैं इसमें बढ़ जाएंगे। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना हो जाएगा? 2 बजा टाइमिंग हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अगला है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींचा जाता है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, या अटलांटिक महासागर से होकर? आंसर आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर से होकर के अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण वॉशिंगटन में 1884 में सभा में हुआ था। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित दक्षिण ध्रुव पर रॉस सागर, रॉस बर्फ सेल तथा क्वीन मॉड पर्वत स्थल से होकर के गुजरती है। ये 180 डिग्री देशांतर से निर्धारित किया गया है। इस रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन घटता है और पश्चिम से पूर्व की जाने पर एक दिन बढ़ता है। अब देखते हैं टीचिंग वाले पोर्शन में यहाँ से क्या क्वेश्चन आए हैं। विश्व का भूगोल टॉपिक, पहला टॉपिक था ब्रह्मांड और सौरमंडल, जो हमने अभी कराया आपको। तो इसमें बीपीएससी प्री वाले भी क्वेश्चन देखेंगे और टीचिंग वाले भी देखेंगे। तो बीपीएससी प्री 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या होता है? तारों का एक समूह है, घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, किसी तारे का विस्फोट है, किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे हैं। तो पल्सर बाइक आपने देखी ना, आप घूमते रहते हैं इधर उधर पल्सर बाइक से, तो घूमते न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ब्रह्मांड में पल्सर घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं। 1.4 एम को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं और इससे अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं और न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इसी अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर जो है वो कहा जाता है। न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता हुआ चला जाता है, अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिमाण में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्य मुक्त पिंड को कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है?
ये क्वेश्चन देखेंगे तो प्राइमरी में पूछा गया बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1। तो कौन सा सही हो जाएगा? क्षोभ मंडल, फिर आपका आएगा समताप मंडल, फिर आएगा मध्य मंडल, फिर आएगा ताप मंडल, फिर आएगा आपका बहिर्मंडल। इसी के इंग्लिश नाम ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। ट्रिक क्या होती है? ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। तो ट्रस्ट में टी आर एस टी आ गया, मी से मेसोस्फेयर हो गया, इन से आइनोस्फेयर हो गया, और एग्जाम से आपका एक्सोस्फेयर हो गया। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके पश्चात अगर घटते हुए गैसों के क्रम की बात करें तो ऑक्सीजन आएगा, फिर आर्गन आएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बाद में आएगा, ऑर्गन पहले आएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि यहीं आप कंफ्यूज होते हैं। फिर नियॉन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन आपका हो जाएगा। अगला है ऑर्गन और माप में, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? क्वेश्चन आया हुआ है प्राइमरी में बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1। तो मंगल, बृहस्पति या शुक्र आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह, क्योंकि अभी ऊपर बता चुके हैं कि शुक्र ग्रह को कहते हैं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। सांझ का तारा, भोर का तारा, सभी इसको कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में इसकी उपस्थिति होने के कारण कितना परसेंटेज में? तो 40 से 45%। इसका कोई उपग्रह नहीं दोनों ग्रह का, शुक्र और बुध ग्रह का। और ये ग्रह की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। अब एक और क्वेश्चन, मतलब अगला जो चैप्टर हमने अभी आपको कराया अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अब इस पर देखिए क्वेश्चन क्या है। बीपीएससी प्री 2023 में आया क्वेश्चन कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? 180 होती है, 178, 179, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन 179 यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्लोब या मानचित्र पर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची रेखाएं जो कि समान अक्षांशीय कोण वाले स्थानों को मिलाती हैं कहलाती हैं अक्षांशीय रेखाएं। 1 डिग्री के अंतराल पर इन रेखाओं की उत्तरी गोलार्ध में ग्लोब पर कुल संख्या 89 है, और इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी संख्या कुल 89 है। और इस प्रकार ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या की अगर बात करें, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, तो 179 है। 179 में 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा भी सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी बीपीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। आंसर की बात करेंगे तो 6 बजे समय यहाँ पर निकल करके आएगा। ग्रीनविच और थिम्पू के बीच का अंतर 90 डिग्री देशांतर है। कुल समय का अंतर 90 गुणे 4 360 मिनट का है। 90 से यहाँ से वैल्यू आपने निकाली। अब जो 360 मिनट है 60 से डिवाइड करके घंटे में वैल्यू निकालेंगे तो 6 घंटे, तो जितना बचा था उसमें 6 घंटे बढ़ा देंगे, 12 से 6 घंटे आगे बढ़ जाएंगे तो 6 बजे शाम का समय हो जाएगा, क्योंकि थिम्पू का स्थानीय समय ग्रीनविच के समय से 6 घंटे अधिक है, इसीलिए 6 सीधे सीधे जोड़ दिया गया। बाकी ये तो बता ही चुके हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर या पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता है, पश्चिम में जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घटता जाता है। इनमें से कौन सा शीत कटिबंध में आता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, दोनों गोलार्धों में 23.5 और 66.5 अक्षांशों के बीच क्षेत्र, दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, इस तरीके से ऑप्शन है। और ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो प्राइमरी में ही पूछा गया है, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2। आंसर की बात करेंगे तो शीत कटिबंध में आता है। इनमें से एक से अधिक शीत कटिबंध पेटी का विस्तार है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में। इसमें टैगा, टुंड्रा, हिमाच्छादित प्रदेश आते हैं। शीत कटिबंध क्षेत्र दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव और अंटार्कटिका वृत्त के बीच स्थित है, और उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त के बीच ये स्थित है। भूमध्य रेखा की अगर बात करें तो इससे दूर होने के कारण इन क्षेत्रों में केवल सूर्य की तिरछी किरणें ही पहुंच पाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी प्राइमरी में आया हुआ है। देख रहे हैं आप कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं से कितने ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए टॉपिक वाइज आपको लगातार करा रहे हैं, तो आपको ये भी एक अंदाजा लगे कि किन टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आए और किन से कम आए, तो उसको आप अच्छे से पढ़िए। तो यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, ये बता चुके हैं। दोपहर के 2 बजे यहाँ पर सही समय हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर भी लिखी है, 4 मिनट गुणे 30 डिग्री 120 मिनट आएगा, 2 घंटा, और 2 घंटा से आप वैल्यू आगे बढ़ा देंगे तो आपका 2 बजे समय निकल के आ जाएगा। तो सारे प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। और इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। तो आगे आने वाला जो टॉपिक है उससे हम ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा महाद्वीप है जिसमें सबसे अधिक देश हैं? यूरोप में है, एशिया में है, अफ्रीका में है, उत्तर अमेरिका में है। बीपीएससी प्री 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। तो आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं। फिर जो भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके जुड़ सकते हैं, ताकि बाकी सभी अपडेट भी आप तक पहुंचते रहे। और साथ ही साथ
पिछले वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।